हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने एपी का नाम सुना होगा। द फुल फॉर्म ऑफ एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या और साथ साथ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट। उसके बाद हम कर सकते हैं इसके रिलेटेड जो भी, मतलब अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी होगी, हमें मिसिंग टर्म कोई मतलब उसका वैल्यू निकालना होगा, लोकेशन निकालनी होगी, सो वी कैन फाइंड एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। सो वी डिफाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज collection of numbers or we can say collection of variables। या तो वेरिएबल्स की कलेक्शन होगी या तो नंबर्स की कलेक्शन, लेकिन ये एक ऐसी डेफिनेट कलेक्शन होती है जिसमें हम या तो नंबर्स और वेरिएबल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं। सो इफ आई टेक द एग्जांपल हियर, अगर मैंने मान लिया 2, 4, then after 6, then after 8, 10 and so on up to the last term. Suppose this is here 30. So you see here, this is the, we can say, a definite series and definite sequence of the numbers। ठीक है, यहाँ पे एक definite series भी है numbers की और definite sequence भी है numbers की। So यहाँ पे पहला value 2 है, उसके बाद 4, then after every number so has a common difference in between the two numbers. There is a common difference 2 here. Once again the difference between these two numbers is 2 and difference between these two numbers is 2 itself, the difference between the two numbers is 2। so we get here, यहाँ पे हमें मिल रहा है कि जो यहाँ पे सक्सेसिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो गैप है दैट इज सेम। सो इसका मतलब यहाँ पे एपी का जो पैटर्न हमें मिलता है कि जो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, सक्सेसिव नंबर्स होंगे, सक्सेसिव नंबर्स के बीच में गैप सेम होनी चाहिए। उस सेम गैप का नाम हम रख देते हैं कॉमन डिफरेंस। सो इफ आई डिनोट ऑल दिस एज, आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ डेफिनेट पैटर्न हमें मिल रहा है नंबर्स का। सो फर्स्ट नंबर here is 2, then after we have second number here 4, then after 6, 8, 10 and up to 30। अगर हम इन सारे नंबर्स को वेरिएबल फॉर्म में हम डिनोट करेंगे, पहली जो टर्म है हर एक टर्म को हम a से डिनोट करेंगे, दूसरी टर्म भी a है, तीसरी टर्म भी a, चौथी टर्म भी a, पांचवी टर्म भी a और जो लास्ट टर्म है इसका नाम भी a। अब डिपेंड करेगा कि हर एक जो वैल्यू है उसकी लोकेशन क्या है। सो वी नो हियर दिस इज द पॉइंट फर्स्ट है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं A1। सो यहाँ पे इस लोकेशन 2 है, इसका नाम A2 रख देंगे, इसका नाम A3, इसका नाम A4 और इसका नाम A5। और ये पता है नहीं कि ये कौन सी लोकेशन है, तो ये मान लेते हैं हम nth लोकेशन। ठीक है, सो इट मीन्स अगर हम देखेंगे कि इस वाले एपी में, इस वाले पैटर्न में जो हमने यहाँ पे एपी बनाया है, हमने यहाँ पे तो वेरिएबल्स यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे भी वेरिएबल्स एक खूबसूरत पैटर्न में है, एक अच्छे से पैटर्न में है, जिनमें कॉमन डिफरेंस का रूल जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब अगर आप पोजीशन सेकंड देखोगे और फर्स्ट देखोगे, 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 4 - 3 is 1, 5 - 4 is 1. That means there is no missing term. There is no missing location in between the successive and consecutive variables or numbers. So यहाँ पे हमें पैटर्न फिर से मिलता है इंक्रीजिंग पैटर्न, हो सकता है ये डिक्रीजिंग पैटर्न भी हो, जैसे कि हमने यहाँ पे 10 वैल्यू यहाँ पे लास्ट में लिया, तो वी कैन से हियर
10 हम पहले लेंगे, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, ऐसे। तो डिपेंड्स अपॉन कि हमारा पैटर्न होगा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सो वी गॉट द arithmetic progression, what the arithmetic progression is. So either the numbers will be in the increasing order or in the decreasing order, depends upon the, we can say, the common difference of the pattern। ठीक है, इस पैटर्न की कॉमन डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, सो वी डोंट हैव एनी डेफिनेट फार्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। हम कॉमन डिफरेंस को यूजुअली हम जो फॉलोइंग टर्म है, फॉलोइंग टर्म से हम सक्सीडिंग टर्म या वी कैन से प्रीसीडिंग टर्म हम माइनस कर देते हैं। जो ही हम वी कैन से सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब ये है, अगर आपको मिलता है डी का वैल्यू इस हिसाब से, यहाँ पे अगर दो नंबर्स को यहाँ पे हम देखेंगे, इट विल कम एज a2 माइनस a1। ठीक है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यहाँ पे आप देख लीजिए इसी डी का वैल्यू निकलेगा a3 माइनस a2। अगर इन दो को कंपैरिजन में लाएंगे तो यहाँ पे a5 माइनस a4 निकलेगा। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन गेट हियर a4 माइनस a3 आल्सो। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस के लिए कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं रहती। अब देखो अगर हमें कोई मिसिंग टर्म का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, सो वी हैव टेकन एन एग्जांपल हियर 2, 4, 6 and 8। so we don't know, so as after the 10th value, so what will be the next value we don't know, suppose we don't know, so we know after 10 there will be 12, लेकिन फिलहाल हम assumption लेते हैं कि हमें नहीं पता कि 10 के बाद कौन सा वैल्यू आने वाला है। लेकिन as per the pattern that we have got here, so that is d is equal to a2 minus a1, a2 minus a1, so we get here the value of d is nothing, it is simply here 4 minus 2, that is 2। यहाँ पे d का वैल्यू तो पता है, सो यूजुअली हम पहले वैल्यू को a से ही डिनोट करते हैं, a1 हम मतलब नहीं लिखते हैं, उसके बदले हम a लिखते हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड एट दैट टाइम, सो द फर्स्ट वैल्यू इज a। सो यहाँ पे हम लिखेंगे a का वैल्यू है 2। अब हमें देखना है कि लोकेशन कौन सी है वो। इसके बाद हमें तो पता है कि a5 के बाद a6 लोकेशन आने वाली है। ठीक है, तो a6 के लिए अगर हम d की ही फार्मूला यूज करें तो उससे भी निकलेगा। सो आई मीन टू से लाइक दिस, अगर आप लिखते हो, ये तो पता है इसका, ये तो लोकेशन 5th है, लोकेशन 6th की बात करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a6 माइनस a5 इज इक्वल टू d। कहने का मतलब ये, जैसे कि यहाँ पे हमने एक पैटर्न फॉलो किया, ठीक है, जितना वैल्यू आप यहाँ पे लिखते हो यहाँ पे उससे वैल्यू एक कम लिखना है। यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 2 लिखना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 लिखना है, फिर यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 3 लिखना है। Similarly, so if I write here 6, then after you have to write here a5। It means, so if you know the value of a5, you can get a6। ठीक है, तो d का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, that is 2। So we'll write here 2 is equal to a6 minus a5 का वैल्यू आप यहां से देख लीजिए, that is 5। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 5। So sorry, this is 10। So यहाँ पे मैंने पुट कर दिया तो 10 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, this will come as 10 plus 2, so we'll get here a6। ठीक है, तो a6 का वैल्यू तो 12 आ रहा है, जो ऑलरेडी हमने प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पे 12 आना चाहिए। तो लेकिन इस जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इससे डिनोट की है, मतलब यहाँ से डिराइव की है, तो आप समझो खुद ही, अगर आप a6 का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए a5 है क्या। तो उसके लिए उस टाइम मुझे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जब हमें प्रीसीडिंग वैल्यू पता ही नहीं होगा तो हम सक्सीडिंग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास पैटर्न तो है, लेकिन इस पैटर्न को आपको पहले समझना है। जो ही पैटर्न हमने समझ लिया, उसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप सपोज 30th टर्म का वैल्यू निकालो, यानी 30th पोजीशन जो है उस पे कौन सा वैल्यू होगा एज पर द फॉलोइंग पैटर्न। लेकिन अगर आप 30 तक वैल्यू निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए a29th वैल्यू क्या होगा, तो दैट इज टफ फॉर अस। इसलिए मैं एक नई सी फार्मूला एक यहां पे डिनोट करूंगा ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो फार्मूला ये है, ये भी तो फार्मूला यूज होगी, लेकिन मैं एक फार्मूला डेफिनेट
यहाँ पे एक अप्लाई करूंगा, जिसकी वजह से हमें किसी भी जगह प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ हमें उसमें पता होना चाहिए फर्स्ट वैल्यू क्या है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है क्या। अगर हमें ये दो चीजें पता चली तो वी कैन फाइंड एनी वैल्यू ऑफ द एपी। तो अब आप समझिए, ऐसे जैसे हमें पता है अभी A6 का वैल्यू हमें 12 निकला एज पर दिस फार्मूला, लेकिन इसके लिए हमें जरूरी जानना था कि फिफ्थ पोजीशन पे वैल्यू कौन सा है। फिफ्थ पोजीशन पे वैल्यू 10 था, इसलिए मैंने 10 पुट कर दिया। सो दैट डिपेंड्स कि अगर आप 10 वैल्यू पुट करते हो उसके बाद D लिखते हो तब जाके 12 तो निकलेगा ही, लेकिन मैं एक नई फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा जिसकी वजह से हम डायरेक्ट A6 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A6 का वैल्यू ऐसे आएगा, फिर A6 विल बी इक्वल टू A, पहले आपको A लिखना है यानी कि पहला वैल्यू, उसके बाद आप यहाँ पे इससे कम लिखोगे एक नंबर यानी कि 5, उसके बाद लिखना इसके साथ D। कम से कम हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब आना चाहिए, तब जाके ये कर सकता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं आता तो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। सो A6 इट शुड बी हियर 12, क्योंकि पैटर्न तो मैंने वही माना, एपी तो मैंने वही माना जो ऑलरेडी था, इस हिसाब से A6 का वैल्यू फिर से 12 ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं A6 इज इक्वल, यहां से आप देख लो ये 2 है, 2 मैंने मान लिया, यहाँ पे 5 और D का वैल्यू आप देख लो दैट इज 2, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं D का वैल्यू। सो वी गेट हियर A6 इज इक्वल टू 2 प्लस 10, सो वी गेट हियर 12। देखो क्या पता होना चाहिए, A का वैल्यू और D का वैल्यू। जो ही A का वैल्यू और D का वैल्यू पता चला, वी कैन फाइंड एनी वैल्यू ऑफ द AP। देन आफ्टर इसके बाद क्या करना है कि अगर हमें हमारे पास कोई भी AP अगर होगा, अब हम AP का कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक जनरल फार्मूला में आपके लिए लिखने जा रहा हूं, जिसमें अगर आपको लास्ट वैल्यू ऑफ द AP गिवन होगा, आप कैसे निकालोगे n का वैल्यू। ये तो मैंने मिसिंग टर्म का वैल्यू निकाला, आपने सीखा मिसिंग टर्म का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A10, उसके लिए आप लिखोगे A प्लस 9D। A10 का वैल्यू आएगा खूबसूरत सा 2 प्लस 9, यहाँ पे खूबसूरत सा 2 और 2 प्लस 9 2 18, तो ये निकलेगा 20, ठीक है। सो A10 का वैल्यू आ रहा है 20। कहने का मतलब कोई भी मिसिंग वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली, लेकिन अगर आपको अब n निकालना होगा, A निकालना होगा, D निकालना होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पैटर्न फॉलो करना होगा, साथ साथ इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आपको जो पूरी एक्सरसाइज है 10th मैथमेटिक्स में, वो आप अच्छे से कर सकते हो अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे, ठीक है। सो फॉलो द पैटर्न सो यू कैन फाइंड एनी ऑफ द टर्म ऑफ द AP, ओके। ओके, देख लीजिए, अगर आपके पास nth वैल्यू है यानी लास्ट टर्म का वैल्यू पता होगा, जैसे कि an का वैल्यू यहाँ पे है 30, तो उसके लिए फार्मूला मैं लिखूंगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इजी है, जरा देख लो an का वैल्यू है क्या 30। समझो n का वैल्यू आपको निकालना होगा, इस AP में टोटल कितने पोजीशंस होंगे वही होता है। तो a का वैल्यू है 2, तो 2 लिखा, प्लस n नहीं पता, n माइनस 1 मिसिंग, तो d का वैल्यू हम लिख देते हैं, ऑलरेडी फाइंड हमने किया है, सो दैट इज 2। इसको शिफ्ट कर देते हैं इस साइड में, तो किया, यहाँ पे बचा n माइनस 1 इंटू 2, ओके। तो 28 बचा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पे 28 को हम डिवाइड करेंगे, ये वाला 2, यहाँ पे बचा n माइनस 1, कैंसिलेशन करके यहाँ पे 14 आया, 1 को शिफ्ट किया इस साइड तो n बचा, तो n इज इक्वल टू 14 और 1 हो गया 15। इसका मतलब जब आप इस AP में 30 तक जाओगे तो वहां तक कितनी पोजीशंस होंगी भाई, 15 पोजीशंस होंगी। ऐसे ही समझना है कि अगर कोई भी वैल्यू इसमें मिसिंग होगा, अब वो आप निकाल सकते हो। अगर इवन A भी मिसिंग होगा, लेकिन
अगर आप इस फार्मूला की तरफ देखोगे तो आपको देखना है यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, मिसिंग वैल्यू कितने हैं, अननोन कितने हैं। डी भी मिसिंग, एन भी मिसिंग, ए भी मिसिंग, ए एन भी मिसिंग। कहने का मतलब ये, अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स है, 4 में से आपको 3 कम से कम पता होने चाहिए, तब जाके आप चौथा वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने माना था कि एन पता है नहीं। अगर अब आपको एन पता है, ठीक है, ए एन मिसिंग है, इस हिसाब से अगर एन का वैल्यू आप 15 लिखते हो तो ए एन का वैल्यू क्या आना चाहिए, 30। तो मैं यही एग्जांपल फिर से रिपीट कर देता हूं। तो समझो आपके पास एन का वैल्यू है, एन इज इक्वल 15, डी का वैल्यू आपको पता है 2, ए का वैल्यू भी पता है, तो ए का वैल्यू हम लिख देते हैं 2। तो करो यही फार्मूला फिर से अप्लाई, ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 15 माइनस 1 into d is 2. So an is equal to 2 plus 14 into 2, so we get 2 plus 28, so we get here 30. an का वैल्यू फिर से क्या आ रहा है भाई, 30। हो गए 2 केसेस। अब हम देखेंगे अगर डी मिसिंग होगा, तो डी मिसिंग करने के लिए, डी मिसिंग होने के लिए आपको कम से कम पता होना चाहिए ए एन, ए और एन का वैल्यू, तब जो है कि आप डी का निकाल सकते हो। तो अब आप देखो डी का वैल्यू अगर मिसिंग है, समझो ये 2, तो 2 ही निकलना चाहिए। अगर मिसिंग है फिर भी इस फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने ए एन का वैल्यू 30 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद ए का वैल्यू पता है प्लस एन माइनस 1, ठीक है, एन का वैल्यू अगर आप समझ तो 15 है, तो 15 माइनस 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे डी का वैल्यू नहीं पता तो डी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। 30 इसको शिफ्ट करो, 2 इज इक्वल टू 14 डी, यहाँ पे देखो 28 बचा, 14 को यहाँ पे घसीट के लाए नीचे, तो डी बचेगा 14 1 are 14 2s are, so we get here d is equal to 2। देखो ये फॉलो मतलब डेफिनेट पैटर्न है, डेफिनेट पैटर्न में आप कोई भी वैल्यू इजीली निकाल पा रहे हो। तो अब अगर एपी में कोई भी प्रॉब्लम होगी, so you can find the answer. It is so simple if you will follow the pattern and you will see the whole video, then after you will be able to understand what happening in the AP. Okay, let's move. Suppose अब हम एक AP मानते हैं जिसमें कुछ टर्म्स बिल्कुल मिसिंग होंगी, ना तो ए पता होगा ना तो डी पता होगा। हम कैसे उस ए को फॉर्म एपी को कैसे बना सकते हैं, यही पे एक केस हम क्रिएट कर देते हैं। सपोज अगर कोई आपके पास एपी है, उस एपी की 5th टर्म आप मान लो, एपी की 5th टर्म है, राइट हियर, 5th टर्म ऑफ एन एपी is equal 15। ऐसे ही हम मान लेते हैं 7th टर्म जो है एपी की is equal to 21। देखो ये सक्सीडिंग और प्रेसीडिंग टर्म है नहीं, अब यहाँ पे डी का वैल्यू नहीं निकल सकता इजीली, तो कैसे हम यहाँ पे ए का वैल्यू डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा मकसद यही होना चाहिए कि पहले हम ए का वैल्यू निकालेंगे और डी का वैल्यू निकालेंगे। ए और डी पता चला तो हम कोई भी मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड हियर A11, ठीक है, इसका मतलब 11th टर्म जो है एपी की वो हमें नहीं पता, वो हमें ढूंढनी है, ठीक है। 5th टर्म ऑफ एन एपी कैसे हम लिखते हैं, तो वो तो हम A5 से डिनोट करते हैं, तो A5 का वैल्यू इस हिसाब से कितना है 15। 7th term of an AP, so we know we denote that term by A7, that is 21. So when we expand this term, so it will come as A plus 4D is equal to 15 as per the pattern that I have shown you. Similarly, so if you expand this term, you will get here A plus 6D is equal to 21. Named equation first here, so you will get here equation second. Then after we'll subtract equation second from first, or we can say first from second, ठीक है, ताकि वैल्यू पॉजिटिव आए। तो सेकेंड हम पहले लिखेंगे A plus 60 is equal to 21, A plus
4d इज इक्वल 15। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस और माइनस साइन आएगी, ये और ये कटेगा, 6 में से 4 कटेंगे तो 2 बचेगा, सो यू विल हैव 2d। सो 15 subtracted from 21 you will get here 6, so d is equal to 6 divided by 2, you get here 3. So what is the common difference? 3. So now we'll find the value of a first. So substitute this value once again, substitute value of d equal to 3 in equation first. यहाँ पे फर्स्ट में हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 4d इज इक्वल 15, ये है इक्वेशन। a प्लस 4d के बदले 3 लिखना है, तो इज इक्वल 15, a प्लस 12 इज इक्वल 15, so a इज इक्वल 15 minus 12, so you get here a is equal to 3 once again. a का वैल्यू भी 3 है, d का वैल्यू भी 3 है। अब आपको a 11th टर्म निकालनी है, वो कैसे, मतलब क्या होगी वो हम देख लेंगे फॉर्मूला से, ठीक है। a11 will be equal to a plus 10d, so a11 is equal to 3 plus 10 into 3, so we'll get 3 plus 30, so this is here 33, a11 is equal to 33. So it is so easy to find any missing term of an AP. So कोई भी वैल्यू अगर आपको मिसिंग होगा, मैंने बोला पहले भी, आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से आपको 3 का वैल्यू कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। 3 नहीं तो 2 वैल्यू कम से कम होने ही चाहिए, तब जाके आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो वीडियो इसके बारे में सम ऑफ टर्म्स हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ एपी हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करनी है हमारी चैनल, और साथ साथ बेल आइकन भी दबाना है, ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आपको मिस ना हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।